फिर आपके साथ दिल से दिल की बात में आपसे जुड़ रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने वर्ष 1971 तक की वार्ता को आपके सम्मुख रखा था, आपके सम्मुख विचार विमर्श रखा था। और 71 में जो पाकिस्तान के साथ इंदिरा गांधी जी का जो नेतृत्व में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और भारत बांग्लादेश के निर्माण करने में सफल हुआ, और भारत विश्व के इतिहास में एक सबसे बड़ी जो घटना हुई कि इतने बड़े पैमाने पर इतने युद्धबंदी विश्व के किसी भी इतिहास में नहीं हुए जितने कि पाकिस्तान के इस युद्ध में हुए। और 1 लाख से अधिक युद्धबंदियों को भारत ने अपने साथ युद्धबंदी बनाया और उनको बाद में शिमला समझौते के तहत उनको वापस भेजा। उस युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उनका वर्चस्व, उनका नेतृत्व और उनकी लोकप्रियता इतने आसमान पर पहुंच चुकी थी कि उनके आगे और पीछे कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उस समय सन 1971 में ही इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश जब आगे चल रहा था, उस युद्ध की सफलता के बाद सदन के अंदर विपक्ष के जो नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी इंदिरा जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा और ये कहा कि नहीं, ये दुर्गा की शक्ति है। और इनको दुर्गा की उपमा उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, तत्कालीन विपक्ष के नेता थे और उस समय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी। उसी समय 1971 के दौरान ही, चूँकि इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे संजय गांधी, उन्होंने एक मारुति मोटर्स लिमिटेड कंपनी एक बनाई और उसके एमडी बने। और मारुति जो कार कंपनी थी उसके अंदर बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हुए, उस समय इतने सारी गड़बड़ियां हुई कि उस समय के तत्कालीन जो विधि मंत्री थे उन्होंने उस पर रोक लगाने की, उनको चेताने का प्रयास किया। लेकिन इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और संजय गांधी के प्रति उनका लगाव इतना ज़्यादा हो गया था कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी जी ने जिस समय 1971 और 72 के बाद जब उन्होंने अपना प्रधानमंत्रित्व पद संभाला, उसके बाद पूरे देश में जिस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था बनाई, उससे ऐसा लगता था कि जहां पर तक एक तो चूँकि पूरा का पूरा विपक्ष बुरी तरीके से परास्त हुआ था 71 में, सारा संयुक्त मोर्चा जो बना था, स्वतंत्रता पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, जनसंघ था, कम्युनिस्ट के एक घटक थे और जो विपक्ष के घटक थे, वो सारे के सारे 1971 के चुनाव में बुरी तरीके परास्त हुए। तो उनकी हिम्मत नहीं बची थी कि कोई विरोध की इस तरीके के मुखर स्वर उठें। लेकिन इस आशातीत सफलता, या कहना चाहिए अतिक सफलता, ने इंदिरा गांधी जी को स्वच्छंदताचारिता का एक खुला मौका दिया, जिससे उन्होंने पूरे के पूरे तंत्र को, पूरे लोकतंत्र को एक अपने शिकंजे में कसने की काम शुरू कर दिया। चारों तरफ जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय था वही सर्वे सर्वा बन गया। लोकतंत्र का मंदिर, सदन और मंत्रिमंडल बौने होकर के रह गए। कोई भी मंत्री इंदिरा जी के विपरीत कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता था। पूरा का पूरा सचिवालय प्रधानमंत्री निवास के निष्ठावान और विश्वासपात्र अधिकारियों के द्वारा संचालित किया जाने लगा। एक ऐसी व्यवस्था तैयार की गई जिसमें जो इंदिरा जी का विश्वासपात्र प्रशासनिक अधिकारी था वही सब कुछ था। बाकी सारे के सारे अधिकारी वहाँ पर केवल एक नाम के लिए काम करते थे। बिना उनकी मर्जी के कोई भी प्रशासनिक निर्णय, कोई भी शासन का निर्णय नहीं हुआ करता था। एक ऐसी परिस्थिति बनी जब सचिवालय के अंदर, पीएमओ के अंदर संजय गांधी के द्वारा बिना देखे हुए कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। एक ऐसा नया नौकरशाही का वो बना कि जो कुछ भी है वो संजय के द्वारा सत्ता का एक दूसरा केंद्र, प्रधानमंत्री ना होते हुए भी प्रधानमंत्री की हैसियत के बराबर काम करना, जबकि उस समय संजय गांधी मंत्रिमंडल में मंत्री थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हुई
उससे कहीं न कहीं देश और समाज को एक खतरे का आगाह करना शुरू कर दिया था। उस समय जब सन 1972 का समय था, 67 से लेकर के 72 के समय तक पूरे देश में एक दल बदल का एक जो दौर चला, वो ऐसा दौर था जिसमें कहना चाहिए कि दल बदलुओं की एक पराकाष्ठा हो गई थी। उस समय एक नारा दिया गया कि आया राम और गया राम। प्रदेश की सरकारें ऐसे बदल जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि कब कौन सी सरकार किधर बदल जाएगी, और पूरा का पूरा तंत्र जो है आया राम और गया राम के दौर से त्रस्त था। विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार की सरकारें चल रही थीं उन पर सीधे सीधे केंद्र का नियंत्रण था। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कितने दिन सरकार में रहेगा, किसको कब इस्तीफा देना होगा, ये सब चीज़ें ने सारे के सारे निर्णय पीएमओ के द्वारा, प्रधानमंत्री निवास के द्वारा संचालित हुआ करते थे। उस समय तत्कालीन पीएन हक्सर जो श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव थे, वो उनके विशेष सलाहकारों में थे, श्रीधर जी थे, और ये सारे जो प्रमुख उनके सलाहकार हुआ करते थे, वो सारे के सारे निर्णय लिया करते थे। और उस निर्णयों में संजय गांधी का जो वर्चस्व था वो एक अतिरिक्त सत्ता का केंद्र के रूप में उभर के सामने आ रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब 1967 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने लोकतंत्री परंपराओं का निर्वहन करना स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक तानाशाही का जो स्वरूप होता है उस दिशा में वो बढ़ी। उन्होंने किसी भी व्यक्ति या विपक्ष के किसी व्यक्ति की बात को सुनना पसंद नहीं किया था, और उसी की परिणति हुई थी कि वह अपनी ही दल के द्वारा पार्टी से निष्कासित हुई थी, और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने ही दल के प्रत्याशी को हरा करके बीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया था। लेकिन उसके उपरांत जिस प्रकार से अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ समाज में, पुनः एक बार इंदिरा गांधी सारे विपक्षी दलों को परास्त करके पूर्ण सत्ता में आई, और वह सौभाग्य या दुर्भाग्य से जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ उससे उनकी शक्ति और उनकी लोकप्रियता की चरम पर पहुंच गई कि सारे विपक्षी दल उस समय बौने हो गए थे। जयप्रकाश नारायण उस समय चूंकि सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष थे, वह बहुत इस परिस्थिति से आहत थे, और वह कहा करते थे कि ऐसा जब सत्ता केंद्र बन जाएगा, सारा तंत्र बिगड़ जाएगा, तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसके लिए उन्होंने चेताने का भी काम शुरू किया। उन्होंने कई पत्र इंदिरा गांधी को लिखे, उनको कई पुस्तकें भेजी। एक अमृतलाल नागर की मानस के हंस उपन्यास है, उसको पढ़ने के लिए दिया कि ये सारी चीज़ें पढ़िए और कहीं न कहीं सत्ता को और देश को बचाने की दिशा में काम करिए। लेकिन वो जयप्रकाश नारायण की उन्होंने बात नहीं मानी। आखिर जब एक कर्नाटक प्रांत में एक जगह मीटिंग थी तो उन्होंने इस चीज़ को कहा, पब्लिकली कहा कि सत्ता का जो केंद्रीकरण हो रहा है ये देश के लिए एक चिंता की बात है। सारे तंत्र को इस प्रकार से कसा जा रहा है जो से कि कोई दूसरा व्यक्ति चूं चपड़ भी नहीं कर सके, और राज्य के स्तर के जो मुख्यमंत्री स्तर के लोग हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, वो भी ऐसा लगता है जैसे लेखपाल और पटवारी बन के रह गए हों। ऐसे सत्ता के केंद्र बने जिससे कि आगे चल कर के दिक्कतें आ सकती हैं। इस बात के लिए जब प्रकाश नारायण जी ने चेताना शुरू किया। लेकिन जब सत्ता होती है, ताकत होती है, तो कोई विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उस समय जो नया सत्ता का केंद्र संजय गांधी के द्वारा बना था, वह दौर एक ऐसा दौर था जिसमें कोई भी अधिकारी अगर या कोई भी व्यक्ति उनकी बात को नहीं मानता था तो वह पुलिस अधिकारियों के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनसे अधिकारियों को परेशान किया जाता था, और सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री निवास के विश्वासपात्र अधिकारियों द्वारा लिए जाने लगे। जो भी राजनीतिक निर्णय होते थे वो सब प्रशासनिक तंत्र के द्वारा किए जाने लगे। उस समय श्री कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे श्री देवकांत जी बरुआ, 1973-74 का दौर था जब इंदिरा गांधी शुरू में 72 तक तो स्वयं प्रधानमंत्री भी रहीं और कांग्रेस पार्टी की, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी रहीं। लेकिन उसके बाद 73-74 के दौर में देवकांत बरुआ को उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, तो चापलूसी की जो पराकाष्ठा थी वह दी
सामने दिखाई दी जब इंदिरा गांधी को प्रसन्न करने के लिए या उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए, चूंकि वो सत्ता का सर्वश्रेष्ठ केंद्र में थी, तो उस समय जब देवकांत बरुआ ने कहा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक राजनीतिक केंद्र में पूरे भारत के लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये कहा जाए कि वही भारत है, वही इंडिया है, वही इंदिरा है। इंदिरा के मतलब पूरे भारत का सर्वोच्च उनके अंदर ही समाहित है। लेकिन ये दौर भी आगे चल करके किस रूप में बदला, वह आगे जब बढ़ा तो उस समय सन 1974 का एक दौर आया। उस समय तस्करों की बड़ा समस्या थी, तो उस समय कांग्रेस ने एक मेंटेनेंस सिक्योरिटी एक्ट मीसा का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने अपने विपक्षी दलों के लोगों को, अपने जो विरोधी लोग थे उनको फंसाने का काम किया, उनको बंद कराने का काम किया। वो एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को सरकार बिना कारण बताए हुए अनिश्चित काल तक जेल में बंद कर सकती थी नागरिक सुरक्षा के नाम पर। ऐसे नागरिक सुरक्षा के नाम पर जब अत्याचार होने लगे, उसका दुरुपयोग होने लगा, तो समाज में एक बड़ा उबाल आया और चारों तरफ उसके विरोध के स्वर भी उठने लगे। उस समय गुजरात में मोरारजी देसाई भाई, बिहार में जयप्रकाश नारायण, जनसंघ के एन गोविंदाचार्य, राम बहादुर राय जो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव थे, उन सब ने इस आंदोलन को शुरू करने का प्रयास किया कि यदि इस प्रकार का चलता रहा तो देश एक और बड़े खतरे की ओर जा रहा है। उस विरोध को रोकने के लिए जब प्रयास हुआ तो सत्ता के द्वारा उसको कुचला जाना स्वाभाविक था। उस समय एक और बड़ा प्रकरण आया था। उस समय आयात विदेश मंत्री, जो व्यापारिक विदेश मंत्री थे श्री बिहार के ललित मोहन मिश्र जी, उन्होंने एक आयात के लाइसेंस दे दिए थे। तो एक सांसद थे कांग्रेस के तुला मोहन जी, और उनके कुछ लोगों से रुपया लेकर के जो भ्रष्टाचार का काम किया, वो भी एक बड़ा प्रकरण कांग्रेस के समय में उस 74 के दौर में उछला। उसके कारण रेल मंत्री रहते हुए वो ललित मोहन मिश्र जो को विदेश व्यापार मंत्री होते हुए भी जब उन्होंने अवैध तरीके से जो आदेश जारी किए थे उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने तत्काल एक ही दिन में आदेश किया, दूसरे दिन उनको रेल मंत्री बना दिया गया। इस प्रकार के प्रकरण भी सामने आए, जिससे लोकतंत्र में, समाज में, विपक्ष में एक उबाल आया कि भ्रष्टाचार जिस चरम पर पहुंच रहा है, इसका विरोध होना आवश्यक है। इस विरोध की जो शुरुआत हुई थी वो बिहार और गुजरात से हुई, और वो होते होते पूरे देश में आगे बढ़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि इंदिरा जी ने पूरे की पूरी ताकत इस विरोध को कुचलने के लिए लगाई। उस समय जब 74 के बीच में एक दौर हुआ, उसमें 71 में 72 में जब चुनाव जीत के आई रायबरेली से, तो उस समय रायबरेली से जब जो चुनाव जीती थी तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे राजनारायण सिंह, और राजनारायण सिंह ने सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहते हुए जब वो पराजित हुए तो इंदिरा जी के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया था, जिस प्रकार के मतों का हेर फेर किया गया या प्रलोभन दिया गया था, उसके विरोध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक रिट दायर की थी। और उस समय उस रिट में सन 74 में जो फैसला हुआ, उस फैसले में इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। वह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जिसने इस देश को पूरे के पूरे उसमें आपातकाल की ओर झोंकने का काम शुरू किया। उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे श्री जगमोहन रेड्डी, और उस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध में जब इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गईं तो न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति अय्यर ने उस निर्णय के विरोध में, विपक्ष निर्णय को न मानते हुए ये कहा कि इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन उस निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का लाभ उठाते हुए उन्होंने, इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को देश को एक आपात स्थिति में झोंक दिया, आपातकाल में झोंक दिया। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद और तत्कालीन गृह मंत्री के आदेश से यह आदेश पारित किया गया कि देश में सुरक्षा का खतरा है, इसलिए इन सारे
नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। देश में एक आपातकाल की स्थिति बन गई है और देश में आपातकाल को लागू कर दिया गया। ये एक विषय, ऐसा विषय जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक युवा को जानना चाहिए। ये एक ऐसा आवश्यक दौर था जिसके विषय में आज के युवा को भी पढ़ना है। आगे ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसके लिए जागरूक होने की भी आवश्यकता है। उस समय जब सन 1974 में जवाहर जेपी के बीच आंदोलन हुआ, उसमें गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी ने जब युवाओं से आह्वान किया कि सारी चीज़ें छोड़ करके देश के लिए संकल्पित होकर के मरने और लड़ने की आवश्यकता है, तो उस आह्वान से गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का दर्जा दिया गया और वहीं से लोकनायक के रूप में पूरे भारत में वह क्रांति के दूत बने। और उन्होंने कहा कि जो है, हम अगर सच कहना बगावत है, जो एक आज नारा प्रसिद्ध है, सच कहना अगर बगावत है तो हम भी समझो बागी हैं, ये नारा उस गांधी मैदान से लोकनायक जयप्रकाश जी ने दिया था। इस प्रकार आपातकाल का प्रारंभ हुआ। अगले चरण में आपातकाल में किन किन परिस्थितियों से देश के नेता गुजरे, किन किन परिस्थितियों में समाज का किस प्रकार से उत्पीड़न हुआ, उस विषय में अगले एपिसोड में बताने का प्रयास करूंगा। और जो भी परिस्थितियां रही हैं, इन परिस्थितियों में हमारे समाज को, हमारे युवाओं को आज भी सतत जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र से ही चल सकता है। सत्ता का जो एक केंद्रीकरण है वो कहीं न कहीं देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। इसलिए इस विषय को, इस लोकतंत्र की परिस्थितियों को एक समाज के बीच में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। कैसी कैसी परिस्थितियां राजनीति में रहीं, उन परिस्थितियों को देश के युवाओं को, देश के बालकों को, देश की शिक्षा के क्षेत्र में उनको अध्ययन कराने की भी आज मैं आवश्यकता महसूस करता हूं, जिससे कि ये देश सुरक्षित रहे। इस देश का युवा जाने कि राजनीतिक परिस्थितियों को किस प्रकार सत्ता में बैठे हुए लोग कितनी हद तक दुरुपयोग कर सकते हैं। ये उसकी चरम परिणति थी जो इंदिरा गांधी जी ने सन 1975 में आपातकाल लागू करके इस देश के ऊपर थोपी थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने इस विषय पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश, सलाम।